दोस्तों, हमेशा एक झूठ को छुपाने के लिए इंसान या एक झूठ को सच साबित करने के लिए आपको 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। ये मुहावरा, ये जुमला, ये आप लोगों ने बहुत सुना होगा। इसके हवाले से मैं आप लोगों को कुछ कहानियां, कुछ स्टोरी और कुछ हकायक बयान करना चाहता हूं जो कि आजकल पाकिस्तान में हो रहे हैं, जिसमें अरशद शरीफ शहीद की कत्ल केस है, इमरान खान की गिरफ्तारी है और आजकल होने वाले कुछ जजों की डिग्रियां जाली साबित करने के वाकयात। बहुत सारे ऐसे वाकयात और हादसात है जो कि इस मकोले और इस कौल और इस प्रोवर्ब को सही साबित करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहजाद हुसैन और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर द वर्ल्ड। आज की वीडियो में बात करते हैं कि 9 मई का वाकया क्यों हुआ, इमरान खान की गिरफ्तारी क्यों हुई, चीफ जस्टिस की डिग्री जाली साबित करने की कोशिश क्यों की जा रही है, जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी क्यों हुई है, इसके पीछे रियल स्टोरी क्या है। मैं हमेशा से हर वीडियो में आपको कहता हूं जो कि किसी एजुकेशन फील्ड के लिहाज से हो या कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस हो, उनमें मैं हमेशा ये बात करता हूं कि कुछ बड़ा हादसा जो भी होता है जिसका किसी मुल्क पर या किसी एक बराइज़म पर असर होता है, उस हादसे के होने के लिए, उस ऑपरेशन के होने के लिए उसके पीछे एक चेन ऑफ रीजन होता है और उसका कनेक्शन बहुत अरसे से लगा होता है, जुड़ा होता है। तो इस वजह से वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है। दोस्तों, हम अभी तक सोच रहे थे कि 9 मई का वाकया, जिसमें इमरान खान की गिरफ्तारी सबसे अहम इशू है, इसको लंदन प्लान के मुताबिक किया गया, जिसमें किसी एक बंदे के साथ वज़ीर-ए-आज़म बनने के वादे किए गए थे। 9 मई पीटीआई को खत्म करने के लिए किया। 9 मई कुछ लोगों को वजारतें और कुछ लोगों को नौकरियां देने के लिए किया गया, लेकिन हकीकत ये नहीं है दोस्तों। 9 मई के पीछे बहुत बड़ा एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, एक बड़ी चेन ऑफ रीजंस है। वो सारी चेन ऑफ रीजन समझते हैं इस वीडियो। दोस्तों, 9 मई में सबसे अहम इशू अरशद शरीफ शहीद कत्ल केस में मुलजिम वो इंसान अडयाला जेल कैसे पहुंचा और वो इमरान खान के करीब कैसे पहुंचा और वो अडयाला जेल के सारे हुक्काम और सारे सिस्टम को कंट्रोल कर। दोस्तों, अरशद शरीफ शहीद कत्ल केस, जब अरशद शरीफ की कत्ल होती है और ये हादसा पेश आता है केन्या में, तो उस हादसे की जाए वकूफ पर पहुंचने के लिए एक टीम तैयार की जाए और उस टीम के मिशन को फैक्ट फाइंडिंग मिशन का नाम दिया जाता है। ये टीम, फैक्ट फाइंडिंग टीम या मिशन के मेंबर केन्या पहुंच जाते हैं। वहां पर जो कुछ हुआ उस रिपोर्ट के कुछ नोट्स में आप लोगों के सामने रखता हूं। वो डॉट फिर आप लोग खुद कनेक्ट करते जाएं तो आपको रियलिटी समझ आ, फिर आप खुद समझ जाएंगे कि 9 मई महज एक जुमात को, एक जमहूरी पार्टी को, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए नहीं किया गया था। इसके पीछे बहुत बड़ी वारदात है और इमरान खान की गिरफ्तारी ये उस कंडीशन में चला जाता है जो हम कहते हैं कि एक तीर से 2 निशाने। तो ये वही तीर है जिससे 2 निशाने लिए गए थे और 2 शिकार किए गए थे। एक अरशद शरीफ शहीद कत्ल केस को हिडन करना, मुकम्मल खत्म करना अदालतों से, और इमरान खान की गिरफ्तारी जो कि सबसे बड़ी रुकावट थी बहुत बड़े बड़े ताकतों के लिए। दोस्तों, एस्टेब्लिशमेंट में और बाकी इदारों में कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऐसे हैं जिसके इर्द गिर्द अदालतों का शिकंजा टाइट होता जा रहा, और इसी शिकंजे से बचने के लिए और उससे निकलने के लिए और ये सारी वारदात और ये काम रोकना और इसको खत्म करना और इस केस को रोकना बहुत जरूरी था। अरशद शरीफ शहीद की वालदा ने जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल नदीम अंजुम, जनरल फैसल नसीर, ब्रिगेडियर शफी, ब्रिगेडियर फहीम रजा, कर्नल रिजवान, कर्नल नोमान, ये सारे वो अफसरान थे, ये वो लोग थे अरशद शरीफ शहीद की फैमिली के मुताबिक, उनकी बीवी और उनकी वालदा के मुताबिक ये अरशद शरीफ शहीद के कत्ल केस में मुलव्विस थे और इन पर इल्जाम लगाया गया था और इनकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश हुई थी। इन सब ने अपनी सफाई पेश करनी। जब अरशद शरीफ शहीद की वालदा ये केस सुप्रीम कोर्ट में जमा कर देता है तो उस पर 100 मोटो लिया जाता है और मजार अली अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल हसन की कोशिशों की वजह से ये जजेस भी निशाने पर आ जाते हैं। अब केस की समाअत शुरू होती है और फिर इसी दौरान फैक्ट फाइंडिंग मिशन जो है, जो मेंबर फैक्ट फाइंडिंग मिशन में शामिल होते हैं, वो लोग केन्या पहुंच जाते हैं और रिपोर्ट बनाते हैं, वहां पूरी हालात को जांच पड़ताल करके, पूरी स्टडी करके कि कत्ल कैसे हुआ, कहां से गोली आई है, अरशद शरीफ को लगी हुई है, गाड़ी कैसे रोकी गई है, कौन सा इलाका है, कहाँ है, वो सारा जियोग्राफी स्टडी करके वापस आते हैं। फैक्ट फाइंडिंग मिशन में IBA एक ऑफिसर और FIA का एक ऑफिसर होता है। वो लिखते हैं कि
रिपोर्ट में कुछ जुमले हैं, वो जुमले मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। उसमें एक जुमला ये होता है कि देयर इज नो पेनिट्रेशन मार्क ऑफ द बुलेट ऑन द सीट। इसका मतलब है कि सीट पर, जिस सीट पर अरशद शरीफ बैठा हुआ है, उस पर पेनिट्रेशन की कोई, बुलेट की पेनिट्रेशन की कोई मार्क नहीं है। पेनिट्रेशन किसी बॉडी में अंदर दाखिल होने को कहते हैं। मतलब अरशद शरीफ शहीद को इतनी गोलियां लगी है, लेकिन सीट पर कोई भी पेनिट्रेशन मार्क नहीं है। सीट को गोली ने टच ही नहीं किया है और सीधा सीधा अरशद शरीफ शहीद को लगे हुए हैं। अब यह डाउट पैदा होता है कि इतनी गोलियां चलाई गई है तो सीट पर क्यों नहीं लगी। अब ड्राइवर के साथ वाली सीट पर अरशद शरीफ को बिठाया गया है, गोली सर में लगी हुई है, गोली जाहिर सी बात है पीछे से आई है, लेकिन सीट पर कोई पेनिट्रेशन मार्क ही नहीं है बुलेट का। तो अजीब सा ड्रामा बन जाता है, डाउट बढ़ जाते हैं। पेनिट्रेशन मार्क की मौजूदगी और गैर मौजूदगी ये बताता है कि गोली पीछे से नहीं लगी है। इस रिपोर्ट में मजीद लिखा गया है, he was hit it from the back side and bullet was exited from the right side of the chest, which is not matching with the sitting position। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर गोली लगी हुई है सर पे, और ये जो राइट साइड है यहाँ से निकली हुई है। अब यहाँ से लगी हुई है, यहाँ से निकली हुई है। अगर आम रूटीन में बंदा गाड़ी में जा रहा है, एक अच्छे कद का इंसान गाड़ी पे बैठा हुआ है, उसको किस एंगल से गोली लग सकती है कि वो यहां से हिट हो गई और यहां से चेस्ट के राइट साइड से निकल गई? ये नामुमकिन है। इसका मतलब ये है कि इस इंसान को, यानी शहीद अरशद शरीफ को, कहीं बिठाया गया था और तशद्दुद के बाद उसको ऊपर से सर पे पिस्टल रख के या कोई भी असलहा रख के उधर गोली मारी गई है और वो वहां से होते हुए चेस्ट के राइट साइड से निकल गई है। क्योंकि ड्राइविंग करते हुए कौन से पोजीशन से, ये बुलेट हेलीकॉप्टर से तो नहीं चलाया गया था। रास्ते में रुके हुए दो पुलिस का रिपोर्ट इन्होंने बनाया था कि उन्होंने शूट किया है, और उसमें से ये रिपोर्ट बनाई गई, जो कि बुलेट लगने और निकलने के साथ मैच ही नहीं हो रहा। कि इन द सिटिंग पोजीशन एक बंदा गाड़ी में ड्राइविंग करते हुए या ड्राइवर की सीट पे बैठा हुआ है और वो एक हमवार रोड पे जा रहा है, कोई पहाड़ी भी नहीं है कि ऊपर से गोलियां आई हैं और सर पे लगी हैं और राइट साइड ऑफ द चेस्ट से बाहर निकली है। हमवार रोड है, कोई ढलवान भी नहीं है, और वहां पर उनको गोली लगी है कान के ऊपर से और चेस्ट के राइट साइड से निकली है, विच इज नॉट पॉसिबल। इसका जाहिर सी मतलब ये हुआ, जो फिल्मों में हम लोग देखते हैं, किसी इंसान को कुर्सी में बिठाया जाता है, उस पर तशद्दुद किया जाता है और फिर सर पे गोली मारी जाती है। वही सीन, सेम टू सेम सीन यहाँ अप्लाई किया गया है। अरशद शरीफ शहीद को मरने से पहले कहीं बिठाया गया है और खूब उसकी तकलीफ पहुंचाई गई है, तशद्दुद किया गया है, और उसके बाद सीधा कान के ऊपर पिस्टल रख के बुलेट चलाई गई है, जो कि चेस्ट के राइट साइड से निकल गई। इसी चीज को एक और फैक्ट्स ताकत देती हैं, इसी डाउट को, कि गाड़ी में इन लोगों को गोलियां नहीं लगी है। वो ये है कि ड्राइवर जो कि गाड़ी चला रहा था, खुरम, उसके साइड पर न किसी सीट पर बुलेट का कोई मार्क है, न उनकी दरवाजे की तरफ कोई गोली चली है। और अनफॉर्चुनेटली अगर किसी आपके साथ बैठे हुए इंसान को गोली लगी है, उससे इतना तो कम से कम ब्लड जाना चाहिए या कुछ डॉट्स जाने चाहिए दूसरे सीट पर, या कुछ न कुछ निशान तो साथ में बैठे हुए इंसान की बॉडी पर या उस सीट पर होने चाहिए उनके, जो कि नहीं थे। क्योंकि ये शूट उधर हुआ नहीं था, जिसकी वजह से खून दूसरे सीटों में या कहीं और नहीं गया है, सिर्फ अरशद शरीफ शहीद की बॉडी पर मौजूद है। वहां पर केन्या पुलिस, उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई थी, उनकी रिपोर्ट में ये था कि हमें लगा था कि ये कोई गाड़ी भगा के लेके जा रहा है, क्योंकि वो एरिया ऐसा था कि वहां पर गाड़ियों की स्मगलिंग होती, तो हमें लगा कि कोई गाड़ी भगा के लेके जा रहा है। तो अगर यहाँ पर पुलिस वाले को लगा है कि कोई गाड़ी भगा के लेके जा रहा है, तो वो पैसेंजर की साइड पे फायरिंग क्यों करेगा? वो सीधा ड्राइवर की साइड पे क्यों फायरिंग नहीं करता कि गाड़ी रुक जाए? वो पैसेंजर को क्यों निशाना बनाएगा? और सबसे अहम और जरूरी पॉइंट ये है कि गाड़ी के बाहर कोई भी बुलेट का ऐसा मार्क नहीं है जो कि अरशद शरीफ शहीद को जो गोलियां लगी थी उस पोजीशन के साथ वो मैच करे। अगर सर पे गोली लगी है तो सर के डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में गाड़ी के बाहर कोई मार्क नहीं है, जिससे ये साबित हो सकता है कि ये बंदा अगर इसी पोजीशन में बैठा हुआ है तो ये गोली यहां से आकर इसी साइड पे लगी है। बाहर गाड़ी के किसी भी जगह पर ऐसा पॉइंट नहीं है, बुलेट मार्क नहीं है, जिससे वो बुलेट मार्क मैच हो जाए जो कि अरशद शरीफ शहीद के बॉडी में लगे हुए थे।
وہاں پر سب سے اہم دوسری پوائنٹ یہ ہوتی ہے کہ جب خرم سے اور فیکٹ فائنڈنگ مشن کی ٹیم سے پوچھا جاتا ہے کہ ارشد شریف کو جدھر ٹھہرایا گیا تھا کینیا میں اس رہائش گاہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج چاہیے، تو خرم اور اس فیکٹ فائنڈنگ مشن ٹیم کی طرف سے سیدھا سپریم کورٹ کو یہ جواب ملتا ہے کہ ہم تب وہ الاؤ کر سکتے ہیں جب ISI ہمیں اجازت دے، اور انہوں نے نہیں دیے کیونکہ اس میں سارا ثبوت ملنا تھا، ارشد شریف کو کہاں ٹھہرایا گیا ہے، کیا کیا ہے، کون کون لوگ ہیں ادھر، وہ ساری چیزیں معلوم ہونی تھی، وہ نہیں دکھائے گئے۔ آپ خود سوچیں اس انکار سے کہ کیوں نہیں دیے گئے سپریم کورٹ کو وہ شواہد، سی سی ٹی وی فوٹیجز، کیونکہ ارشد شریف شہید کی والدہ کا جو الزام ہے وہ 100% سچا ہے، اس میں بہت بڑی سچائی ہے، اور اس سچائی کے ساتھ ان لوگوں کے باقی بھی بہت بڑے واردات نکلنے تھے جو کہ 9 مئی کا واقعہ ہونے سے ہڈن ہو گئے۔ دوستو اب آتے ہیں 9 مئی کی طرف اور ارشد شریف شہید کی قتل کیس میں کیا میچ ہے۔ آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ سٹوری، یہ رپورٹ بتا رہے ہیں اس کا 9 مئی کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو اصل حقیقت کی طرف جاتے ہیں۔ دوستو 9 مئی 2023 کو سماعت چل رہی تھی سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ میں فیکٹ فائنڈنگ مشن جو ہوتی ہیں، جو ممبر ہوتے ہیں جس میں FIA FB آفیسر کچھ ہوتے ہیں، وہ سپریم کورٹ سے اجازت مانگتے ہیں کہ ہم فیکٹ فائنڈنگ کے لیے کینیا جانا چاہتے ہیں اور ہمیں اجازت دیجیے تاکہ ارشد شریف شہید قتل کیس کا پروپیگنڈا، اور اگر آرمی کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا کچھ بھی ہو رہا ہے، اس حقائق سے پردہ اٹھایا جائے۔ فیکٹ فائنڈنگ مشن کو اجازت ملتی ہے کینیا جانے کی، اور یہ سماعت شروع ہوتی ہیں جو کہ بہت اہم ہوتی ہے کیونکہ بہت بڑے ناموں پر الزام لگایا گیا ہے، اور یا تو الزام ہٹانا بہت ضروری تھا، اور یا الزام کو ثابت کرنا بہت ضروری تھا تاکہ لوگوں کے ذہن سے یہ ڈاؤٹ ختم ہو جائے، کیونکہ ملک کا ایک بہت اہم ادارہ بدنام ہونے کی طرف جا رہا تھا، اور یا کچھ لوگ ایسے تھے جس کی وجہ سے ملک کا ایک بہت اہم ادارہ بدنام ہو رہا تھا، تو ان چند لوگوں کو نکالنا بہت ضروری تھا، اور یا لوگوں کے ذہن سے یہ خیالات ہٹانا بہت ضروری تھا جو کہ فیکٹ فائنڈنگ مشن کے ذریعے ممکن ہو سکتا۔ یہ کیس ایجنسیوں میں موجود کچھ لوگوں کے لیے جس کا نام شہید ارشد شریف کی والدہ نے اپنی رپورٹ میں نامزد کر دیے گئے تھے، اس کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو رہا تھا۔ مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس اعجاز الحسن اس کیس کو کمپلیٹ کرنا چاہتے تھے اور اس کی سماعت وہ یقینی بنانا چاہتے۔ اب ایجنسی میں کچھ آفیسر اور آرمی میں وہ لوگ جو پاکستان آرمی، جس کی وجہ سے آج لوگ پاکستان آرمی سے نفرت کرتے ہیں، بہت زیادہ لوگ، اور یہ کس نے کیا؟ یہ پاکستانی عوام نے نہیں، پاکستان آرمی کے اندر جو افسران موجود تھے یہ انہوں نے کیا۔ وہ لوگ اسی فیکٹ فائنڈنگ مشن کی حقائق کو چھپانے کی کوشش، ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، لیکن جسٹس اعجاز الحسن اس کیس سے اور اس سماج سے پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا، اور پاکستان میں دوسرا کوئی ایشو ایسا نہیں تھا جس سے یہ کیس پہلے نہ سنا جائے۔ سب سے اہم کیس اس ٹائم یعنی 9 مئی 2023 میں سب سے اہم کیس یہی ہوتا ہے، اور سپریم کورٹ جلد از جلد کوشش کرتا ہے کہ اس کی سماعت کمپلیٹ ہو جائے اور مقتولین کو اور شہید ارشد شریف کو انصاف مل جائے اور مجرم کو کٹہرے میں لا کر کڑا کر دیا جائے۔ اب ججوں کو دھمکیاں دینا، ججوں کے کمروں میں کیمرے لگانا، یہ سارے کام ہوتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی۔ اگر اس سارے حقائق کی طرف ہم نے چلے گئے تو ٹاپک بہت زیادہ ڈائیورٹ ہو جائے گا اور بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا، اس لیے جلدی کوشش کرتے ہیں کہ ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں۔ اسی چیز کو ہڈن کرنے کے لیے، اس کیس کو ختم کرنے کے لیے کچھ آفیسر کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، تو ایک پلان بنایا جاتا ہے۔ اسی دن 9 مئی کو عمران خان کا کورٹ ٹرائل چل رہا ہے، ہائی کورٹ۔ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں میں جذبات پیدا کرنے کے لیے، اور اس سب سے بڑے کیس جس میں بڑے مگرمچھ اور بہت کرپٹ لوگ پکڑے جانے والے تھے اور بہت ظالم لوگ پکڑے جانے والے تھے، اس کیس کو ہڈن کرنے کے لیے ایک پلان بنایا جاتا ہے۔ 9 مئی کو عمران خان کا کورٹ میں ٹرائل ہوتا ہے۔ 9 مئی کو عمران خان رینجر کے ذریعے گرفتار ہوتا ہے، بلا کسی سزا اور بلا کسی وجہ کے۔ گرفتاری نہیں ہوتی، اغوا کاری ہوتی، اور رینجر کا اور آرمی کا اپنا ایک ڈرون ہوتا ہے جس کے ذریعے فوٹیج بنائے جاتے ہیں، ویڈیوز بنائے جاتے ہیں، اور اس ٹیم کا یہ کام ہوتا ہے کہ عمران خان کو جبری کسی ایسی کنڈیشن میں جس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کو دکھ ہو جائے اور بہت زیادہ لوگوں کو غصہ آ جائے، جس کی وجہ سے ان کو معلوم بھی تھا کہ عمران خان کو پورے پاکستان کے عوام چاہتے ہیں، اور وہ اسی ایکٹ کو دیکھ کر وہ لازمی نکلیں گے، اور اس نکلنے کو ہم ایشو بنا کے
पूरे पाकिस्तान और पूरे मीडिया में पेश करेंगे और सारे केसेस छोड़कर 9 मई के केसेस पूरे 1-2 साल तक सुने जाएंगे। तो उसमें कामयाब होते हैं। उस रेंजर के ड्रोन के जरिए अब खुद सोचे, किसी को मालूम नहीं था इमरान खान की गिरफ्तारी होगी, अचानक रेंजर आता है, ड्रोन के फुटेज बन जाते हैं। ड्रोन कौन बेचता है, कहां से आता है ड्रोन? किसको मालूम था कि हाई कोर्ट के हाथे में ऐसा होने वाला है कि रेंजर आके इमरान खान को अगवा करके ले जाएंगे। गिरफ्तारी तो उनका मकसद नहीं था। गिरफ्तारी में तो वो कहीं से भी अगर इस तरह गिरफ्तार करना था तो वो किसी मोटरवे पर कर सकते थे, पुलिस के जरिए कर सकते थे, क्योंकि इमरान खान कानून की कदर करता है। वो कानून के मुताबिक अपनी गिरफ्तारी दे देता, लेकिन उनका मकसद गिरफ्तार करना नहीं था, इश्तियाल पैदा करना था लोगों में। उसमें वो कामयाब हो जाते हैं। उसी ड्रोन फुटेज को लेके मीडिया को दे देते हैं। मीडिया सारे खबरें छोड़कर उसको चलाते हैं। फेसबुक, ट्विटर, अपने न्यूज चैनल में वो चलाए जाते हैं और लोग इश्तियाल में आकर पूरे पाकिस्तान में लोग निकलते हैं। रेंजर के जरिए क्यों किया जाता है? रेंजर के जरिए इसलिए किया जाता है कि सारे लोगों के जहन में ये इमेज बनाया जाए कि ये आर्मी ने किया, और वो आर्मी के जितने प्रॉपर्टीज होते हैं उसके खिलाफ स्ट्राइक कर देते हैं। हर जगह वो घुस जाते हैं। हालांकि उन जगहों में आम हालत में, आम रूटीन में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उसी दिन को पूरे जुलूस अंदर चले जाते हैं। आर्मी का कोई कांस्टेबल, कोई सिपाही, कोई नहीं होता, रोकने वाला कोई नहीं होता। दफा 144 कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? बाकी जलसे होते, जुलूस होते हैं, कंटेनर लगाए जाते हैं, रोड बंद किए जाते हैं। उस दिन को क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इन्होंने करना था। दोस्तों, वो कामयाब हो जाते हैं। अरशद शरीफ शहीद कत्ल केस दब जाता है और आजकल वो दबा हुआ है। सिर्फ 9 मई के केसेस सुने जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट में, पाकिस्तान के जितने भी कोर्ट हैं, हर जगह पर सिर्फ 9 मई के केसेस सुनाए जाते हैं। और जजेस, बहुत अफसोस की बात है कि पूरे पाकिस्तान में कितनी चोरियां होती हैं, कितने डकैतियां होती हैं, कितने लोग बेगुनाह मरते हैं। अरशद शरीफ शहीद कत्ल केस की तरह हजारों केस पड़े हुए हैं। उस पर इतनी तेजी नहीं दिखाई गई जितनी तेजी 9 मई के केसों में दिखाई जाती है। 9 मई कुछ भी नहीं, एक ड्रामा रचाया गया था और ड्रामे को बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। बहुत अफसोस की बात है, कितनी जिल्लत की बात है। और जो लोग खुद ये काम करते हैं और फिर आके मीडिया के सामने झूठ बोलते हैं, कभी आप अल्लाह के सामने हाजिर नहीं होंगे? कभी अकेले तन्हाई में सोचो ना, अपना ज़मीर क्या जवाब देता है? ज़मीर से आप मुतमईन हैं? बहुत अफसोस की बात है। उन दिनों में शहीद अरशद शरीफ की वालदा से जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात होती है और वो उनको तलकीन करता है कि आप थोड़ा सा खामोश रहे, आपको इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। खामोश रहने का मतलब ये नहीं था कि आप सुप्रीम कोर्ट में केस ना करें। खामोश रहने का मतलब ये नहीं था कि आप इंसाफ मत मांगे। खामोश रहने का मतलब ये नहीं था कि आप अरशद शरीफ शहीद की बात नहीं करें। खामोश रहने का मतलब ये था कि आप किसी कर्नल, किसी ब्रिगेडियर, किसी जनरल का नाम नहीं लें। लेकिन उसने तो लेना था, क्योंकि यही लोग इन्वॉल्व थे, उनको पता था हकीकत। क्योंकि अरशद शरीफ शहीद ने अपनी मौत से पहले सब कुछ अपनी फैमिली को बताया हुआ था और ये सबको मालूम है, सारे अवाम को मालूम है, ये कोई छुपी बात नहीं है। अब दोस्तों, जब ये केस चल रहा था उस टाइम सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो समाअत कर रहे थे वो भी पीछे हटने वाले नहीं थे। लेकिन बहुत अफसोस की बात, और इन लोगों की टांगे कांप रही थी, जिन लोगों के गिर्द कानून का शिकंजा क्लोज होता जा रहा था और अरशद शरीफ शहीद को इंसाफ मिल रहा था। अब आप खुद सोचे, इमरान खान बाहर था, 14 मई को इलेक्शन की तारीख दी गई थी, 14 मई को इलेक्शन होना था और जाहिर सी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बननी थी। और इमरान खान ने अरशद शरीफ शहीद को हर तरह से उसको इंसाफ देना था। इंसाफ देने का मतलब क्या था? बड़े बगड़े और जालिम मगरमच्छ पकड़े जाने वाले थे। दूसरी तरफ इमरान खान की कत्ल केस का क्या होना था? कौन उसी शिकंजे में आने वाले थे? दूसरी तरफ शहीद अरशद शरीफ कत्ल केस की समाअत होती, कौन पकड़े जाते? इस सारे डर को और इस हकीकत को छुपाने के लिए जजों को प्रेशर दिया गया। जजों के कमरों में कैमरे लगाए गए हैं। बहुत सारे लोगों को, पुलिस ऑफिसर्स को, बहुत सारों को प्रेशराइज किया गया। बहुत बड़े बड़े जनरल ऑफिसर को प्रेशराइज किया। मुहिब वतन लोगों को मार दिया गया, उनके हेलीकॉप्टर क्रैश हो गए। जनरल सरफराज अहमद, उस इंसान का सुनते ही सारे पाकिस्तान को बहुत दुख पहुंचा है। बहुत अफसोस करता है उसकी मौत पर। क्यों? कहीं भी पाकिस्तान की तारीख देखें, किसी गद्दार का हेली या जहाज क्रैश नहीं हो गया है। पूरे पाकिस्तान में देखें, कहीं भी किसी मुहिब वतन का हेलीकॉप्टर या जहाज वो आपको क्रैश होता हुआ नजर आएगा। लेकिन किसी गद्दार का, किसी करप्ट लीडर का आपको कहीं भी हेलीकॉप्टर या जहाज क्रैश करता हुआ नजर नहीं आएगा।
इस हकायक को छुपाने के लिए बहुत पहले से प्लान किया गया था, हेलीकॉप्टर, इमरान खान की हेलीकॉप्टर में पानी मिक्स करना, वो सारा ये एक कंप्लीट चेन ऑफ रीजन है, एक दूसरे के साथ मिलता हुआ आ रहा है, अभी तक चल रहा है। अब दोस्तों आपको हकीकत समझ आई होगी। 9 मई के सारे इश्तिहाल, ड्रोन इमेज बनाना, इमरान खान की इतना बेइज्जती के साथ उसको गिरफ्तार करना और उस ड्रोन इमेज को पूरे मीडिया पर फैलाया जाना और लोगों में इश्तिहाल का होना और लोग गुस्से में आ जाना और सारे प्रॉपर्टी को और हुकूमत और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, और उसके बाद इमरान खान की गिरफ्तारी और दूसरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितने भी बड़े बड़े नाम है सबकी गिरफ्तारी और गद्दारी के पर्चे और दहशतगर्दी के पर्चे, डिजिटल दहशतगर्दी, कितने नाम दिए गए इन लोगों को। क्यों? हर जगह DGISPR साहब के पास दूसरा कोई है नहीं, कुछ बयान करने के लिए नहीं है, कुछ भी आता है तो वो वोट बैंक पे बात करता है। एक आर्मी का DGISPR पब्लिक रिलेशन ऑफिसर वो बात करता है कि पिलाना पार्टी को इतना वोट पड़ा था, इसको इतना वोट पड़ा है। डिजिटल दहशतगर्द आए हुए हैं। 9 मई में कोई माफी नहीं है, 9 मई में कोई माफी नहीं है। आपके मुल्क में आके जासूसी करे उन लोगों के लिए माफी है, आपके मुल्क में दहशतगर्दी फैलाए कोई बात नहीं है, आपके मुल्क का पैसा लूट के चला जाए कोई बात नहीं है। लेकिन अगर इंसान एक अपनी हक के लिए आवाज उठाए वो डिजिटल दहशतगर्द बन जाता है। नैरेटिव और मुख्तलिफ बयानियों को पेश कर करके बहुत बड़े बड़े केसेस छुपाए गए। अरशद शरीफ शहीद को कोई याद ही नहीं करता। क्यों शहीद हुआ, क्यों उसका कत्ल हुआ, वजह क्या थी? वो कोई मामूली इंसान नहीं था। अगर उसके फैक्ट फाइंडिंग मिशन की रिपोर्ट आप देख ले, खुद सर्च करें, आपको पता चल जाएगा। और बाकी वो जिस चीज के पीछे लगा हुआ था उसने सारे ये बड़े बड़े मगरमच्छों को एक्सपोज करना था कि इन लोगों ने क्या क्या बनाया हुआ है अपने लिए। इस खिदमत को करते करते वो दुनिया से चला है और उसकी केस बहुत स्ट्रांग है। अगर उसकी समाअत आज भी शुरू हुई तो कुछ लोग ऐसे हैं कि वो फंस जाएंगे और वो कहीं जाने की काबिल नहीं रहेंगे, इसलिए उस केस को दबाना बहुत जरूरी था। यहाँ सोर्स नहीं थे, यहाँ डायरेक्ट नाम लिए गए थे कर्नल के, जनरल बाजवा, कर्नल रिजवान, कर्नल फहीम, ब्रिगेडियर वगैरह वगैरह के। और दूसरे में आपको एक हकीकत बताऊं तो कर्नल रिजवान जो कि अरशद शरीफ शहीद कत्ल केस में नामजद है, वो आजकल अडियाला जेल के हुकाम और सारे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। तो आप खुद सोचें इमरान खान के साथ क्या हो रहा है। इमरान खान कभी भी आप लोगों को ये नहीं बताएगा कि मुझे तकलीफ हो रहा है, मुझे तकलीफ है, मुझे खाना सही नहीं दे रहा है, मुझे अजियत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। वो एक खुददार इंसान है, वो कभी भी ये रोना धोना नहीं करेगा, वो मर जाएगा लेकिन आप लोगों को ये हकीकत वो कभी भी नहीं बताएगा। लेकिन वही इंसान कर्नल रिजवान अडियाला जेल पहुंच चुका है, तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि इमरान खान के साथ वो क्या कर रहे हैं। और इस शक को मैं आपके सामने अलीमा खान, इमरान खान की बहन की एक थ्रेट रखता हूं, उसका एक बयान रखता हूं कि अगर खुदा न खास्ता इमरान खान को कुछ नुकसान पहुंचता है तो इस सब का कर्नल रिजवान जिम्मेदार होंगे। या खुद भी पढ़ लें उसके ट्वीट का और उसके बयान का। वो क्यों ऐसा दावा करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि ये इंसान क्या कर सकता है। कर्नल रिजवान अरशद शरीफ शहीद कत्ल केस में नामजद है। कर्नल रिजवान के खिलाफ इमरान खान कई दफा कोर्ट गया हुआ है। इसलिए अलीमा खान ये हदशात जाहिर कर रही है कि अगर खुदा न खास्ता इमरान खान को कुछ हो जाता है तो कर्नल रिजवान जिम्मेदार होगा। और इमरान खान के चाहने वाले सारे ही हदशात पेश करते हैं कि इमरान खान को जेल में तकलीफ है और उनको कुछ गलत खाने खिलाए जाते हैं जिसमें कुछ मिलावट होती है। और ये वही कर्नल रिजवान है जिसको इमरान खान अदालत में बैठे हुए कैमरों में कहा करता था कि तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। ये वही कर्नल रिजवान है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि एक झूठ को सच साबित करने के लिए आपको 100 और झूठ बोलने पड़ते हैं। इस तरह सारे कहानियां मिलाकर शहीद अरशद शरीफ शहीद की कत्ल केस को गुमनाम करना, खत्म करना, अदालतों से निकालना, ये सारे मिशन और ये चेन ऑफ रीजन उस वजह से एक दूसरे से मिलते हैं। और आजकल भी वही हो रहा है। जैसे कुछ जजेस की डिग्री जाली साबित करने की कोशिश की जा रही है। हमारे पाकिस्तान पर एक ऐसी हुकूमत मुसल्लत की गई है जिसको बात करने का सलीका नहीं आता, तो वो इकोनॉमिक पे कैसे काम करेंगे, एजुकेशन पे कैसे काम करेंगे, साइंस और टेक्नोलॉजी पे कैसे काम करेंगे। जिसको कुछ किसी चीज का पता नहीं है, जो के और की में फर्क नहीं कर सकता, वो साइंस और टेक्नोलॉजी पे क्या काम करेंगे और वो आपको खारिजा पॉलिसी कैसे बना के देंगे। तो दोस्तों, एक जज की डिग्री को जाली साबित करने के लिए प्रोफेसर को उठाया जाता है, प्रोफेसर को फोर्स किया जाता है, प्रोफेसर को अपने रास्ते से हटाने के लिए और उनसे वही गलत रास्ते और गलत काम करवाने के लिए उसके फैमिली को उठाया जाता है। तो आप देखिए कहां से ये
شروع ہوتا ہے اور کہاں پر یہ ختم ہوگا. وہیں جھوٹ اور وہیں سچائی کو چھپانے کے لیے کتنے غلط کام کیے گئے اور کتنے بڑے بڑے نقصانات اس کے ہوئے ہمارے ملک کو. ہماری اکانومی آج کہاں ہے, ہمارا ایجوکیشن آج کہاں پر ہے, ہمارا ہیلتھ کہاں پر ہے, ہمارا امن و امان کہاں پر ہے. پاکستان کے کسی بھی صوبے میں, کسی علاقے میں امن و امان نہیں ہے. کس کی وجہ سے نہیں ہے؟ کون کروا رہا ہے؟ وہی سوال آج بھی اٹھتا ہے جو آج سے 2 سال پہلے اٹھ رہا تھا کہ وہ کون تھا. تو وہ کون تھا؟ وہ وہی ہے جو آپ کے ذہنوں میں ہے. دوستو انشاءاللہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. ابھی کے لیے اپنے دوست شہزاد حسین کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.